नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक प्रश्न जो है रिकॉर्डिंग में थोड़े इशू की वजह से वो प्रश्न छूट गया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कास्ट टोपोग्राफी का। जनरली क्या है कि यूपी पीसीएस की जो मेंस परीक्षाएं हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस की सारी पीवाईक्यूज हैं। मैंने सारे पीवाईक्यूज जो 1992 से लेके 2022 तक ऑप्शनल खत्म होने से पहले सारे पीवाईक्यूज को संकलित करके उसमें से क्वेश्चन बनाकर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो उनका अनुकरण करने के बाद ये पता चलता है कि लैंडफॉर्म में बेसिकली केवल दो तरीके के लैंडफॉर्म ज्यादातर पूछे गए हैं। एक तो आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म और दूसरा कास्ट लैंडफॉर्म। एक और लैंडफॉर्म पूछा गया है फ्लूवियल साइकिल वाला, यानी नदी का जो लैंडफॉर्म होता है, लेकिन वो जो है नेचुरल साइकिल ऑफ इरोजन या डेविस में जब क्वेश्चन आया है तब वो पूछा गया है। तो बेसिकली आपको दो तरीके के लैंडफॉर्म पढ़ने हैं, एक तो ग्लेशियल और एक अभी कास्ट। कास्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, ग्लेशियल के नोट्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। लेकिन एक चीज आपको समझने की यहां पर जरूरत है कि यहां पर केवल दो तरीके के लैंडफॉर्म नहीं पूछा गया है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेविस ने अपनी संकल्पना को सिस्टमैटिक बताया है, क्यों उनके संकल्पना के अनुसार जो लैंडफॉर्म है वो सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप होता है। सिस्टमैटिक कहीं पर भी आए, आपको यहां पर एज इन्वॉल्व कर देना है, मतलब यूथ, मैच्योर और ए ओल्ड। यही है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। कुछ इसी तरीके से कास्ट प्रदेशों का और कास्ट लैंडफॉर्म्स का उद्गम हुआ है और यहां पर प्रश्न में यही आया है और सेम टू सेम प्रश्न जो है यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बताओ तो कोई भी लिख लेगा। लेकिन कैच यहां पर है कि अगर वो क्रमवार पूछ लिया तो आपको इरोजनल और डिपोजिशनल लिख के नहीं आना है। आपको सारे लैंडफॉर्म को क्रमवार लिखना है कि कौन सा लैंडफॉर्म पहले हुआ यूथ स्टेज में, कौन सा लैंडफॉर्म मैच्योर स्टेज में हुआ और कौन सा लैंडफॉर्म ओल्ड स्टेज में हुआ है। तो क्रमवार का मतलब ये होता है, ये क्रमवार आपका डेविस में आ सकता है, पेंक में आ सकता है, कोबर में आ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक में आ सकता है और कोई भी लैंडफॉर्म में ये क्रमवार आ सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कहीं पर भी प्रश्न में क्रमवार पूछे, आपको सिंपल सा आंसर लिख के नहीं आना है। आपको अपना आंसर इसी के अराउंड, क्योंकि यही कीवर्ड है आपके प्रश्न का। चलिए चलते हैं। अब हम प्रश्न देखेंगे 10वें दिन का। कास्ट यानी चूना पत्थर प्रदेश में स्थलाकृतियों के विकास का क्रमवार विशेषण विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एक पार्ट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पार्ट देखेंगे। प्रश्न देखने के ये पता चलता है कि भाई एक ही पार्ट है हमारे प्रश्न में और हमको उसी को एड्रेस करना है। चलिए अब हम अपने इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हम 20% पे हम इंट्रोडक्शन, 60% पे हम बॉडी और 20% पे कंक्लूजन की तरह रखेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। कास्ट स्थलाकृति यानी कास्ट टोपोग्राफी वह विशिष्ट परिदृश्य है जो घुलनशील शैलों, विशेषतः चूना पत्थर लाइमस्टोन CaCO3 पर कार्बोनेशन की प्रक्रिया द्वारा, किसकी प्रक्रिया द्वारा? चूना पत्थर पर किसकी प्रक्रिया द्वारा? कार्बोनेशन की प्रक्रिया द्वारा विकसित होते हैं, जिसमें कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड युक्त वर्षा जल चूना पत्थर को घोलता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया हो गई और इससे कास्ट टोपोग्राफी बनते हैं। कास्ट स्थलाकृतियों के क्रमबद्ध विकास यानी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट को पहले जोवियन सिविजिक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम डालना है क्योंकि जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म है, ठीक है, स्थलाकृतियों का क्रमबद्ध विकास है, इसकी संकल्पना सबसे पहली बार जोवियन सिविजिक ने 1913 में शायद दी थी। ईयर आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है जोवियन सिविजिक ने दी थी। बाद में WM डेविस ने कास्ट अपर्दन चक्र यानी कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन में इसको और एक्सप्लेन किया। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये लिख देना है कि कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है, कैसे बनती है और जो क्रमबद्ध संकल्पना है कास्ट टोपोग्राफी की वो किसने दी थी, उसका नाम आपको लिख देना है, जोवियन सिविजिक। ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मान लो कोई लैंडफॉर्म है, ठीक है, और वो हॉलो है। हॉलो मतलब अंदर से वो हॉलो है, स्फीयर की तरह खाली है। ऊपर जो है आपको पता है कि हर सरफेस पे, हर लैंडफॉर्म पे, हर सतह पर कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं, या तो सेडिमेंट्री रॉक होंगे या इग्नियस रॉक होंगे या कोई और मिनरल होगा या आयरन होगा। वैसे ही कास्ट टोपोग्राफी जहां पर बनता है वहां पर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, बेसिकली लाइम स्टोन्स होते हैं, CaCO3, इनका डिपोजिशन होता है। होता क्या है कि जब ये यहाँ पर अपना पड़े रहते हैं, ठीक, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वर्षा का जल आता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, और जब ये यहाँ पर जल आता है तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चौक होता है। जो आप चौक से लिखते हैं ना, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म होता है। आप उस पर पानी डालिए थोड़ा सा, आप सपोज करिए चौक रखिए, यहाँ पर पानी डालिए, ये चौक देखेंगे ना तो घुलने लगेगा। ठीक है, तो सेम चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानी होती हैं, जो कास्ट लाइम स्टोन वाली एरियाज होती हैं, जब उस पर वर्षा का जल आता है, वर्षा का जल ही उसको घोल देगा। लेकिन जब वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड
मिक्स हो जाता है एटमॉस्फेयर से, तो ये अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो हमको ये पता चलता है कि एक तरीके से ये अभिक्रिया जो है केमिकल वेदरिंग है, एक तरीके की केमिकल वेदरिंग का परिणाम है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कास्ट जो रेनफॉल आती है कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टान को घोल कर गला कर उसमें विशेष प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। और ये जो प्रक्रिया होती है कि बारिश का पानी आया और यहाँ पर अभिक्रिया किया और यहाँ पर लैंडफॉर्म बनाए, इसको कहते हैं कार्बोनेशन। यानी मतलब कास्ट टोपोग्राफी पर वर्षा का जल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो आकर अभिक्रिया अभिक्रिया करना, उसको कार्बोनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न की मेन डिमांड पर। कास्ट प्रदेश में स्थलाकृतियों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इन कास्ट रीजन। अब हमको केवल और केवल इरोजनल और डिपोजिशनल नहीं लिखना है, हमको उनका क्रमबद्ध विकास लिखना है। मतलब यूथफुल स्टेज में कौन से लैंडफॉर्म बने, मैच्योर स्टेज में कास्ट टोपोग्राफी का क्या हाल था, और ओल्ड स्टेज में कास्ट टोपोग्राफी का क्या हाल था। ठीक है, हम जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि कहीं पर अपर्दन होगा, कहीं पर वेदरिंग होगा, उसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पहले तो जोड़, उसके बाद बेडिंग प्लेन यानी परत, और उसके बाद भ्रंश यानी कि फ्रैक्चर्स यानी दरार। तो जोड़, दरार और बेडिंग प्लेन। देखो अब जोड़ क्या होता है, सपोज करो कोई रॉक है, ठीक है, और यहां पर ऐसे दरार पड़ गए हैं, ठीक, इस तरीके से किसी पत्थर में दरार दरार पड़ गए हैं, ठीक। और जब ये दरार बिल्कुल सीधे हॉरिजॉन्टल और एक साइड से दूसरे साइड पार होते हो और गहरे हों, इनको क्या कहते हैं? इनको परत कहते हैं, यानी जॉइंट्स कहते हैं। जब आपके दरार बहुत गहरे हों, बहुत सीधे हों और एक साइड से दूसरे साइड जाते हों, इनको परत यानी जॉइंट्स कहते हैं। वहीं पर जब दरार बहुत हल्के हों, उनकी कोई दिशा ना हो, ठीक है, इस तरफ से पत्थर के इस तरफ से उस तरफ की तरफ न दिखते हों और बहुत फ्रैक्चर की तरह मामूली हों, उनको कहते हैं फ्रैक्चर। तीसरा होता है बेडिंग प्लेन। मतलब समझो दो तरीके के रॉक हैं और इनको किसी लेयर ने अलग किया है, सेपरेट किया है, तो ये उनका बेडिंग प्लेन हो गया। सपोज करो सेडिमेंट्री का पहला लेयर है और ये सेडिमेंट्री का दूसरा लेयर है, बीच में इस पूरे स्थान को बेडिंग प्लेन कहते हैं। तो यही तीनों फैक्टर जो है, जॉइंट यानी परत, बेडिंग प्लेन और फ्रैक्चर यानी दरार, इन्हीं में जब जल घुलता है तब जाकर वेदरिंग होता है, और यही चीज होती है आपकी कास्ट लैंडफॉर्म में। ठीक, और ये जो कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब वर्षा का जल अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और लाइमस्टोन को घोलता है, इस पूरी प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं। ये इन तीनों के माध्यम से ज्यादा होता है, जॉइंट, बेडिंग प्लेन और फ्रैक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो आप अपनी यूथफुल स्टेज की शुरुआत इरोजन को करवा कर आप करोगे कि यहां से जो है अपर्दन शुरू होता है। कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण यहां से शुरू होता है, जॉइंट से, बेडिंग प्लेन से और फ्रैक्चर से। दूसरे पे क्या होता है, चूना पत्थर की सतह पर छोटे छोटे घुलन खांचे विकसित होते हैं। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके लाइमस्टोन है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से वर्षा का जल आ रहा है। अब जब वर्षा का जल यहाँ पर रुकेगा थोड़ी देर के लिए और घुलाना शुरू करेगा, तो कहीं पर जो रॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कहीं पर हार्ड होता है, कहीं पर सॉफ्ट होता है, कहीं पर हार्ड होता है, कहीं पर सॉफ्ट होता है। तो जहां पर हार्ड है वहां पर अपरदन कम होगा, जहां पर सॉफ्ट है वहां पर अपरदन ज्यादा होगा, फिर जहां पर हार्ड है वहां पर जल अपरदन कम करेगी, और जहां पर सॉफ्ट है वहां पर अपरदन ज्यादा होगा। इसी तरीके से कुछ इस तरीके का लैंडफॉर्म जो है कास्ट टोपोग्राफी पे बन जाएगा, कंघी नुमा। ठीक है, ये कैसे बनेगा? जहां पर रॉक हार्ड है वहां पर अपरदन कम होगा, तो वो स्थान कंपैरेटिवली ऊंचा रह जाएगा। जहां पर रॉक सॉफ्ट है वो स्थान अपरदन ज्यादा होगा। तो इस तरीके की जो संकल्पना सबसे पहले बनती है पहले स्टेज में, उसको कहते हैं लैपीज। ठीक है, कहने को ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, लेकिन इसको विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रांस, लैपीज जो है वो फ्रांस में कहा जाता है, कैरन जो है वो जर्मनी में कहा जाता है, क्लिंट जो है वो इंग्लैंड में, और बोगस जो है वो सर्बिया में कहा जाता है। और ये प्रश्न नेट में बहुत बार पूछा गया है, केवल नेट में नहीं बल्कि विशिष्ट जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उनमें यह प्रश्न बार बार आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि ठीक है, लैपीज यानी कैरन का निर्माण होता है। फिर तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक चरण यानी कि युवावस्था में सतत घुलन के कारण सतही अवसाद, सरफेस डिप्रेशन, जिन्हें डोलाइन कहते हैं, बनते हैं। अब देखो क्या होता है कि सतत घुलन यानी लगातार घुलन की प्रक्रिया होती रहती है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी अगर यहाँ पर रुक गया, ऊपर से जो जल आता है और अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या होगा, छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, इनको कहते हैं सिंक होल।
तो जो सबसे पहले गड्ढे बनते हैं किसी कास्ट लैंडफॉर्म पर पानी के रुकने से और उसके अभिक्रिया करने से, उसको कहते हैं सिंक होल। और ये बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ऐसे, ठीक। और जब ये सिंक होल आपस में मिलते हैं, सपोज करो ये आपका लैंडफॉर्म है, सिंक होल है, और ये आपस में मिल गए तो इतना बड़ा थोड़ा सा डोलाइन बन गया, ठीक। तो जब दो सिंक होल आपस में मिलते हैं और थोड़ा सा ये एरिया बड़ा होता है, इसको डोलाइंस कहते हैं। तो इन गड्ढों में सिंक होल और डोलाइन पहले चरण में बनते हैं, यानी युवावस्था में बन जाते हैं, ठीक है, सिंक होल और डोलाइन। चौथा क्या है कि सतही जल निकास सरफेस ड्रेनेज इन छिद्रों के माध्यम से लुप्त होने लगता है, जिससे भूमिगत जल निकास अंडरग्राउंड ड्रेनेज का विकास की शुरुआत होती है। अब देखो, कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दशा क्या होनी चाहिए? पहली दशा कि कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। दूसरी दशा जो वर्षा आ रहा है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। तीसरी दशा अंदर से जो रॉक है वो हॉलो होना चाहिए, ठीक है, ये खाली होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर विशेष लैंडफॉर्म बनेंगे। चौथी दशा ये है कि ये जो जल यहाँ पर आ रहा है वो जल सरफेस ड्रेनेज से होता हुआ नीचे की तरफ पहुंचे किसी तरीके से। तो जल जब नीचे की तरफ पहुंचेगा तभी तो ये अंदर अभिक्रिया करके लैंडफॉर्म बनाएगा। तो अब जल अंदर कैसे पहुंचता है हमको ये देखना है। जल कैसे पहुंचेगा? अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंक होल्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से जब जल आते हैं, पहले ये सिंक होल बनाते हैं, फिर ये धीरे धीरे और गहरा होता है, फिर जल जो है नीचे जाने लगते हैं, ठीक, सिंक होल और डोलाइंस के माध्यम से। और यहाँ पर ये पॉइंट यही बता रहा है, सरफेस ड्रेनेज धीरे धीरे, मतलब जब जल यहाँ पर जमा होकर बहता है इसको सरफेस ड्रेनेज कहते हैं, और ये सिंक होल से नीचे जाता रहता है। एक स्टेज ऐसा आएगा आगे चल के, अभी देखेंगे आप मैच्योर स्टेज में, कि ये सरफेस ड्रेनेज जो है पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सरफेस ड्रेनेज जो है विलुप्त होने लगता है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की विकास की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से ड्रेनेज विलुप्त होकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन जाता है, ठीक है, यानी मतलब ये ड्रेनेज यहाँ पर पानी बहने लगता है और इसकी शुरुआत जो है पहले स्टेज में हो जाती है। युवावस्था में क्या होता है? जॉइंट, बेडिंग प्लेन और फ्रैक्चर की वजह से वेदरिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहला लैंडफॉर्म लेपिस या कैरन बनता है। सतत घुलन के कारण जो है सिंक होल और डोलाइन बनते हैं और सरफेस ड्रेनेज जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज में बदल जाता है। अब हम आते हैं दूसरी अवस्था जिसको परिपक्व अवस्था कहते हैं। अब देखो, वहां पर हमने बोला था कि जो छोटे छोटे सिंक होल होते हैं वो बड़े होकर डोलाइन बनते हैं। अब ये जब दो डोलाइन मिलेंगे तब यहां से युवाल्वास का निर्माण होता है, ठीक। तो दूसरे चरण के पहले स्टेज में दो डोलाइन के मिलने से युवाल्वा का निर्माण होता है। किसका? युवाल्वा, ठीक है। और आपस में मिल जाने से जब दो डोलाइन आपस मिलते हैं तो युवाल्वा का निर्माण होता है, ठीक। अभी तक हमने कितने प्रकार के गड्ढे पढ़े हैं? सबसे पहले सिंक होल, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा डोलाइन और उसके बाद युवाल्वा, ठीक है। अभी एक और आएगा बड़ा तीसरे स्टेज में। भूमिगत जल धाराएं अंडरग्राउंड स्ट्रीम जोड़ों का विस्तार करके गुफाएं और केव्स का निर्माण करती हैं। अब देखो, जो सरफेस ड्रेनेज था पहले स्टेज में क्या है? नीचे आने लगता है। अब जब ये नीचे आता है तो ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम यानी कि भूमिगत जल धाराओं में तब्दील हो जाता है। अब ये जब सरफेस ड्रेनेज नीचे भूमिगत जल धाराएं बन जाती हैं तो अंदर जाते हुए ये विभिन्न केव्स का निर्माण करती हैं, ठीक है, गुफाओं का निर्माण करती। सपोज करो जल ये अंदर गया ड्रेनेज यहाँ से, अब यहाँ जल बहने लगा, यहाँ पर अपर्दन हुआ, यहाँ पर अपर्दन हुआ, यहाँ पर अपर्दन करके इस पूरे भाग को इसने खोल दिया और एक गेट का निर्माण कर दिया। और आपको पता है अंदर पूरा हॉलो होता है तो एक गुफा या केव बन जाएगा ना। और यही कास्ट टोपोग्राफी की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको वहां पर केव्स मिलेंगे, गुफाएं मिलेंगी। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी चित्रकूट जाइएगा, वहां पर आपको गुप्त गोदावरी मिलेगी। गुप्त गोदावरी की गुफा जो है वो कास्ट टोपोग्राफी का एक बेहतरीन नमूना एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में जो है अंडरग्राउंड स्ट्रीम यानी भूमिगत जलधाराएं जो है केव का निर्माण करती हैं। गुफाओं के भीतर घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट पुनः निक्षेपित होकर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर का निर्माण करते हैं। देखो, अभी हमारा कास्ट लैंडफॉर्म हो गया, ऊपर से जल आ रहा है सिंक होल के माध्यम से और डोलाइन के माध्यम से नीचे जा रहा है। अब जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो अब समझो ये सरफेस है, तो सरफेस के नीचे भी तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा ना। तो जब ये नीचे आएगा तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे जमीन पे गिर जाएंगे, कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये जल से थोड़े से ज्यादा डेंस होते हैं ना, तो ये यहाँ पर जो है ऐसे टपकते हुए ऐसे ऐसे लैंडफॉर्म बन जाते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके के, ठीक है। तो इन लैंडफॉर्म्स, क्योंकि जल नीचे टपकता है ना, तो अपने साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट को भी ले आता है, जो यहां से पकड़ के उल्टा लटका रहता है। इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। याद कैसे करना है? क्योंकि ये उल्टा लटका है ना, तो ये टाइट पकड़ा हुआ है ऊपर से, तो ये वाले जो उल्टे लटके होते हैं स्टेलेक्टाइट कहते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ जल जो है नीचे गिरते हैं। अब जब नीचे गिरते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ भी यही आकृति बनती है, क्योंकि जो जल नीचे गिरेगा उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। और यही आकृति नीचे से ऊपर की तरफ बनने लगेगी। तो जब ये आकृति नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी तो इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। और फिर जब ये दोनों मिल जाएंगे
ठीक, एक समय आएगा ना कि दोनों मिल जाएंगे। तो जब मिल जाएंगे तो इनको कहते हैं केव पिलर, यानी पिलर के रूप में इनको जाना जाएगा। ठीक, अब उसका चौथा पॉइंट क्या है, सतही जल धाराएं दुर्लभ हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक स्टेज ऐसा आएगा कि सतही जल धाराएं पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी और वो सतही जल धाराएं जो है वो भूमिगत जल धाराओं में तब्दील हो जाएंगी। और ये स्टेज आ गया है कि सतही जल धाराएं जो है लगभग गायब हो जाती हैं। हमने मैच्योर स्टेज में 4 पॉइंट पढ़े। छोटे छोटे डोलाइन मिलकर युवाल्वा बनते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो है केव्स गुफाओं का निर्माण करता है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर बनते हैं। जो सतही जलधाराएं हैं वो दुर्लभ हो जाती हैं। अब हम आते हैं वृद्धावस्था में। ठीक, ये देखिए, यही है आपके सिस्टमैटिक डेवलपमेंट यानी कि क्रमबद्ध डेवलपमेंट। वृद्धावस्था में आते हैं कि एक्सटेंसिव सॉल्यूशन यानी व्यापक घुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब व्यापक घुलन की प्रक्रिया होती है तब ये बहुत बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। ठीक है, दो युवाल्वा मिलकर एक बड़े से पोलजे का निर्माण करते हैं। ठीक, अब जो है वो बड़ा वाला गड्ढा जो बनेगा दो युवाल्वा के मिलने से वो पोलजे कहलाएगा। तो पोलजे जो है वो कास्ट टोपोग्राफी पे सबसे बड़ा गड्ढा होता है जो कि उसके वृद्ध अवस्था में मिलता है। अभी तक हमने कितने गड्ढे पढ़े हैं? सबसे पहले सिंकहोल, दो सिंकहोल मिलता है तो डोलाइन, और दो डोलाइन मिलता है तो युवाल्वा, और दो युवाल्वा मिलते हैं तो पोलजे का निर्माण होता है। तो ये हुई ना सतत डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो गया लैंडफॉर्म का। ऐसा नहीं कि पहले आपका डोलाइन बन गया, पहले सिंकहोल बना, फिर डोलाइन बना, फिर युवाल्वा बना, फिर पोलजे बना। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या सतत डेवलपमेंट। ठीक, अब हम आते हैं, पोलजे का निर्माण हो गया। ठीक, अब क्या होगा, दो और लैंडफॉर्म बनते हैं जिनको कहते हैं नेचुरल ब्रिज और कास्ट विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है ये। यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये आपका कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, अब जब इतना बड़ा पोलजे यहां बन गया, इतना बड़ा पोलजे यहां बन गया, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा आपका धंस गया, गायब हो गया। ये वाला भी पूरा हिस्सा धंस गया। कितना बचा? ये हिस्सा बचा ना केवल, और ये यहां से ऐसे रहेगा। तो एक ब्रिज का रूप लग रहा है ना आपको, एक पुल की तरह लग रहा है ना, क्योंकि यहां पर इमेजिन करिए कि ये हिस्सा धंस गया, मतलब ये नीचे वाला दिखने लगा है, पूरा जमीन में मिल गया है, ये हिस्सा भी धंस गया। अब केवल ये हिस्सा बचा है पुल की तरह। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेचुरल ब्रिज यानी प्राकृतिक पुल। ये देखिए, इधर वाला हिस्सा धंस गया, इधर वाला हिस्सा धंस गया, इधर वाला, केवल ये प्राकृतिक पुल यानी नेचुरल ब्रिज बचा हुआ है। ठीक, इसको कहते हैं नेचुरल ब्रिज। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है यानी भूमिगत जल धाराएं होती हैं वो इसमें से गुजरने लगती हैं, क्योंकि जल तो अंदर है ही। तो जब जल इसके अंदर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कास्ट विंडो, यानी कि कास्ट खिड़कियां। खिड़कियों का इस्तेमाल क्यों होता है? आर पार देखने के लिए ना। तो इसी तरीके से जब इस स्ट्रक्चर के आर पार नदियां जाने लगेंगी तो इसको हम नेचुरल ब्रिज नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कास्ट विंडो। अब आगे क्या होगा कि जब इतना अपर्दन हो रहा है तो एक समय आएगा कि उसका ये वाला हिस्सा भी इरोड हो जाएगा। ठीक है, अपर्दन हो जाएगा। तो कैसा लैंडफॉर्म बचेगा? तो फिर ऐसा ही तो बचेगा। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे लैंडफॉर्म, ये देखो। तो जब लास्ट के लैंडफॉर्म छोटे छोटे बचेंगे इस तरीके से, इनको हम क्या कहते हैं? हम्स कहते हैं। अब आपको कुछ याद आया? डेविस डेविस ने क्या बोला था? डेविस की भी बात कुछ ऐसी ही थी कि उनके अनुसार जो है, जो लैंडफॉर्म है उसका डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है। सतत तो पेंक ने बोला था, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है, मतलब एक सिस्टम से वो लैंडफॉर्म डेवलप करता है। अब यहां पर भी आप देख लीजिए कि लास्ट में जो है हम्स बचते हैं, और जब ये हम्स भी पूरी तरीके से इरोड हो जाते हैं, अपर्दन हो जाते हैं, तो अंततः जो है कास्ट टोपोग्राफी में क्या बचता है? कास्ट प्लेन। जैसे डेविस ने बोला था ना, पेनी प्लेन बचता है, कास्ट टोपोग्राफी में कास्ट प्लेन प्लेन बचता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर देख लिया कि व्यापक घुलन के कारण रूफ कोलैप्स होकर पोलजे बनते हैं, फिर उसके बाद नेचुरल ब्रिज बनते हैं, फिर कास्ट विंडो यानी कास्ट खिड़कियां बनती है जब इसमें से नदी आती है। उसके बाद जो छोटे स्ट्रक्चर बचते हैं उनको हम्स कहते हैं, और अंततः जब ये हम्स भी रोड हो जाते हैं तो कास्ट प्लेन बचते हैं। और अब हम आते हैं, देखिए सिग्निफिकेंस टोपोग्राफी में, इसमें कास्ट टोपोग्राफी में कभी कभी सिग्निफिकेंस भी पूछ लेता है। अगर नहीं भी पूछ रहा है तो आपको दो लाइन में इस तरीके से डायग्राम बनाकर सिग्निफिकेंस स्ट्रक्चर के रूप में कि कास्ट टोपोग्राफी के महत्व क्या क्या हैं। बहुत ज्यादा महत्व है इसके। अगर आप एक छोटा सा ग्राफ बनाकर कास्ट टोपोग्राफी में महत्व दिखा देंगे तो आपको निश्चित रूप से एक नंबर ज्यादा मिलेगा। महत्व क्या है कि ये जो कास्ट टोपोग्राफी होते हैं भूमिगत जल भूतों के स्रोत होते हैं। मतलब जैसे हमने बात की ना कि भूमिगत जल धाराएं अपने अंदर ये पानी के स्रोत रखते हैं। ठीक है, तो पानी के स्रोत होते हैं। दूसरा पेरिनियल स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, 12 महीने इसमें जल की उपलब्धता होती है।
लाइम स्टोन माइनिंग होती है, ठीक, आपको पता है कि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वहां पर लाइम स्टोन मिलेगा, वहां पर चौक मिलेगा, वहां पर चूना मिलेगा, वहां पर सीमेंट बनेगा, ठीक है, और इसी के माध्यम से सीमेंट इंडस्ट्रीज का विकास होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डालना है वो है गुफा पर्यटन, जिसको इंग्लिश मीडियम में पीलियो टूरिज्म कहते हैं। तो एक सबसे अच्छा एस्पेक्ट इसका ये है कि कास्ट टोपोग्राफी का, कि हम उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में गुफा पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी स्पीलियो टूरिज्म को। उदाहरण, आप बोरा की गुफाएं लिखेंगे आंध्र प्रदेश में, मेघालय में गुफाएं हैं, आपके जो है बिहार में गुफाएं हैं, और सबसे पास आपके चित्रकूट की गुफा है एमपी में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। 20% हिस्सा हम कंक्लूजन को देंगे। कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति का विकास रासायनिक अपक्षय हमने पढ़ा है अभी कि प्रधान भूमिका को दर्शाता है। यद्यपि डेविस की चक्रीय मॉडल स्थलाकृतियों की विकास की प्रणालीबद्ध व्याख्या प्रदान करता है, परंतु आधुनिक भू आकृतिविद मानते हैं कि जलवायु, ठीक है, टेक्टोनिक, शैल की प्रकृति यानी लिथोलॉजी, किससे बना है, कितना गहरा है, कितना कठोर है, भूमिगत जल गतिकी, किस तरीके से जल जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, मिलकर कास्ट विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, स्टेज तो है ही, यूथ, मैच्योर, ओल्ड, उसके अलावा ये सारे फैक्टर भी कास्ट टोपोग्राफी में डिटरमाइन करते हैं, ये हमको अब पता चला है। ठीक है, हाल के वर्षों में 3D गुफा मानचित्रण यानी 3D केव मैपिंग, लिडार सर्वे में हम जो है लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चीजों को जानने के लिए। हाइड्रो जियोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, किसी भी स्थान पर जल की उपलब्धता का जो अध्ययन होता है, जल की उपलब्धता और जल का यूज, ठीक है, रीयूज, रिसाइकिल, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हाइड्रो इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, ने कास्ट परिदृश्य को और उनके भूमिगत जल संसाधनों की समझ को अत्यधिक उन्नत किया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन हो गया। डायग्राम की बात करें तो आप यही क्रमिक डायग्राम बना दीजिएगा, सिंक होल बनाइएगा, फिर डोलाइन बनाइएगा, फिर युवाल्वा बनाइएगा, फिर पोलजे बनाइएगा, बहुत होगा। आप ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बना दीजिएगा, ये इधर स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट, फिर मिलाकर एक शेड से कास्ट पिलर बना दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको बनाना है तो आप कास्ट नेचुरल ब्रिज बना दीजिएगा, फिर उसके अंदर से जल निकालकर, ठीक है, कास्ट विंडो बना दीजिएगा, और अंत में जो है हम्स बना दीजिएगा छोटे छोटे। तो ये डायग्राम्स हैं, आपको स्केच के रूप में बनाना है, बिल्कुल लियोनार्डो डी विंसी नहीं बनना है आपको एग्जाम में, बस पेंसिल चला देनी है उसी के फॉर्म में। तो बहुत सारे डायग्राम है जो आप बना सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी अब हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई सुझाव देना हो, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम आपका है, ठीक है, मैंने मेहनत करके ये सारी चीजें बना ली हैं, मैंने क्वेश्चंस तैयार कर लिए। क्वेश्चन आपके ये सारे यूपीपीसीएस में आस्क पीवाईक्यू है। मैंने क्या किया है, मैंने पूरा टॉपिक कवर करने के लिए 60 दिनों में क्वेश्चंस को जोड़ दिए हैं। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, मैंने डेविस पेंक ही केवल नहीं रखा, उनके बीच में समानताएं और भिन्नताएं भी एक ही प्रश्न में जोड़ दी हैं। तो इसी तरीके से आपके 60 दिनों के प्रश्नों का निर्माण किया गया है कि आपके सिलेबस का कोई भी पॉइंट न छूटे। फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप इस लेक्चर के माध्यम से मुझे देना चाहें तो निश्चित रूप से दीजिएगा। आप सबका वेलकम है, आपका प्रोग्राम है, आपके तरीके से चलेगा। और टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं कि कंटिन्यूटी बनी रहे, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आप केवल जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम का बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अभी भी मैं 15/20 पर कायम हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे जीडीसी या जीआईसी का, आपको 20 में से, मैं 20 में से 20 मैं क्लेम नहीं करता हूँ, 20 में से 15 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्वेश्चन आपको इन मेरे प्रोग्राम से, सृजन से मिलेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं मिला तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, मेरे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस भरोसे के साथ आप भी मेरे साथ जुड़िए, आप भी लाभान्वित होइए। इसी के साथ कीप राइटिंग एंड कीप शाइनिंग। जय हिंद।